नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात करेंगे आज यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है और वहां पर फंसे बच्चों की। दरअसल यूक्रेन रूस युद्ध ने भारत के कई घरों में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। केंद्र सरकार वहां पढ़ रहे छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू कर चुकी है। सरकार की पहल से कुछ बच्चे वापस भी लौट आए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें भी अपनी तरफ से पहल कर रही हैं। अपने खर्चे पर आने वाले बच्चों को सरकार ये कह रही है कि हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, खर्चा भी उठाएंगे। लेकिन वो परिवार अभी भी परेशान हैं जिनके बच्चे वापस नहीं लौटे हैं। इसके अलावा एक सवाल और अहम यहाँ पर जो लोग आम लोग पूछ रहे हैं वो ये कि इतनी बड़ी संख्या में आखिरकार बच्चे विदेश पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं, क्योंकि केवल यूक्रेन तक ये बच्चे सीमित नहीं है, बल्कि रूस में भी अच्छी खासी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं और भी जो देश है वहां भी काफी सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो एक तो जो बच्चे वहां से वापस लौटे उनसे आज बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। दूसरा ये कि आखिरकार भारत में हम वो सुविधाएं बच्चों को क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि वो विदेश ना जाए। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी शुरू हो गई है। जिनके बच्चे वापस लौट आए वो खुश हैं, लेकिन जिनके बच्चे अभी भी नहीं लौटे वो उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। जल्द वापसी की मांग हो रही है। तो हमें वहां से फिर फ्री ऑफ कॉस्ट रोमानिया बॉर्डर से ले जाया गया। रोमानिया बॉर्डर से फिर हमें मुंबई उतारा गया फ्री ऑफ कॉस्ट, और मुंबई से लेके हमें घर तक सेफली पहुंचाया गया बिना किसी प्रॉब्लम के। खाना पीना सब कुछ हमें प्रॉपर दिया गया, और इस चीज के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरे घर परिवार वाले काफी चिंता में थे, हम बड़ी वो लगा हुए थे कि अब क्या होगा। फिर माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा तो हमें कुछ अच्छा लगा। छात्रों के अभिभावकों की चिंता के बीच यूक्रेन में फंसे बच्चों को निकालने के लिए केंद्र सरकार उनकी वापसी का आश्वासन दे रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं। दोनों राज्य सरकारों ने वहां से लौटने का खर्चा उठाने का ऐलान किया है। साथ ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने देश लौटे बच्चों से बात भी की। ठीक से पहुंच गए? ठीक है बेटी, यहाँ मध्य प्रदेश भवन मध्यांचल में भी व्यवस्था है। जैसा वापस घर आना चाहोगी वैसे ये लोग व्यवस्था करेंगे। ठीक है, रास्ते में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? ठीक है बेटी, बहुत खुशी हुई तुम आ गए। अब कहाँ घर जाओगे? कब निकलोगे? ठीक है, ये लोग तय करेंगे, चिंता मत करो समय। ठीक है बेटी, नमस्ते। सरकार यूक्रेन से बच्चों की सही सलामत वापसी का प्रयास कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चे विदेश पढ़ाई के लिए क्यों जाते हैं। जानकार इसकी वजह बताते हैं क्योंकि एमपी समेत देश के अन्य राज्यों में प्राइवेट कॉलेजों में एमबीबीएस की फीस करीब 1 करोड़ रुपए है। यूक्रेन की टेर्नोपिल यूनिवर्सिटी में 20 लाख रुपए फीस है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई भारत से करीब 80% सस्ती है। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ 2118 सीट हैं। ऐसे में स्टूडेंट के पास प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का ही विकल्प बचता है, जहां फीस सरकारी कॉलेजों से कई गुना ज्यादा है। ऐसे में स्टूडेंट विदेश में पढ़ाई करने का फैसला करते हैं। एक आकलन के मुताबिक हर साल विदेश में हजारों छात्र पढ़ाई करने जाते हैं। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, फिलीपींस और किर्गिस्तान सहित 12 देशों में एमबीबीएस छात्र करने जाते हैं। ये सच्चाई है कि भारत में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसमें मेडिकल की पढ़ाई भी है, इसके लिए सरकार प्रयासरत भी है, लेकिन अभी भी इतनी सुविधाएं नहीं हैं जिससे मेडिकल की पढ़ाई की चाह रखने वालों को विदेश पढ़ाई करने के लिए ना जाना पड़े। टीम न्यूज स्टेट।
तो देखिए ये मुश्किल समय है बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से सवाल तो ये उठ रहा है कि हमारी सरकारें आखिरकार मेडिकल सीट बढ़ाने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही हैं। आज इसी पर चर्चा भी करेंगे, बच्चों से भी बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान तो इस वक्त जुड़ गए हैं। राम दांगोरी जी हैं, विधायक हैं, और मध्य प्रदेश क्या कोशिशें कर रहा है बच्चों के लिए ये जानने की हम कोशिश करेंगे। अभय नारायण राय छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विधि जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं, यूक्रेन से वापस लौटी हैं। विधि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विधि, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही कि आप कब वापस लौटी, और जब आप वहां से आ रही थी तब सिचुएशन बिगड़ चुकी थी या तब तक नॉर्मल थी? हाँ जी, मैं ना यूक्रेन से 23 तारीख को सुबह में खार्किव में थी। मैं वहां से 7 बजे सुबह निकली थी खार्किव से। जब मैं निकल रही थी तब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल थी, ट्रांसपोर्ट और सब कुछ नॉर्मली काम कर रहे थे। मैं एयरपोर्ट पे पहुंची जो वहां से 6 घंटे दूर है जी। मैं एयरपोर्ट पे 1:30 बजे पहुंची थी। तो फिर मुझे वहां जाके पता चला कि मेरी जो फ्लाइट है वो डिले हो गई है। मैं एयर अस्ताना की फ्लाइट में आई थी तो वो डिले हो गई, तो वो रात में 9:40 की थी, तो वो डिले होके रात में 1:50 की हो गई। तो कहीं कहीं से मुझे जानने में आ रहा था कि फ्लाइट कैंसिल भी हो गई है। फिर पोस्ट वगैरह पे आ रहा था कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है। सिचुएशन उस टाइम पे ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। तो कहीं कहीं से सुनने में आ रहा था कि फ्लाइट कैंसिल हो सकती है। तो मैंने हेल्प डेस्क पे जाके पूछा कि फ्लाइट कहीं कैंसिल तो नहीं होगी, तो उन्होंने बोला नहीं, आपकी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है, बस डिले हुई है। फिर मैं वहां से 1:50 पे फ्लाइट पे बैठी, और मैं जैसे ही वहां से निकली तो मैं अलमाटी एयरपोर्ट से दिल्ली आई हूँ। तो अलमाटी एयरपोर्ट पे जाके मुझे पता चला कि मैं जैसे ही वहां से निकली उसके 2 घंटे बाद, मतलब सुबह 4 बजे वहां पे अटैक्स होने शुरू हो गए एयरपोर्ट पे। और खार्किव से स्टार्ट हुआ था। खार्किव क्योंकि रशिया के बॉर्डर से काफी ज्यादा पास है, तो अटैक्स वहां से शुरू हुए थे। जो मेरे फ्रेंड्स हैं वहां पे जो अभी भी अटके हुए हैं, अभी तक वहां पे मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एयर स्ट्राइक्स हो रही है, बॉम्ब्स गिर रहे हैं हर जगह से, और वो लोग मेट्रो में और बंकर्स में है। उनको खाने पीने में भी काफी दिक्कत हो रही है, और काफी ज्यादा ठंड भी है वहां पे, तो काफी प्रॉब्लम हो रही है उनको वहां पे। तो मेरी उनसे अभी बातचीत होती रहती है, तो अभी खार्किव में ही फंसे हुए हैं वो वहां पे। विधि, देखिए अभी कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत सारे बच्चे पैदल ही पोलैंड की तरफ जा रहे हैं। लगभग कोई 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर इस तरह का सफर भी कर रहे हैं। तो इस तरह की नौबत क्यों है? क्या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है बच्चों का वहां पर अथॉरिटीज के साथ कि वो पैदल ही निकल रहे हैं? और अभी तो कुछ देर पहले खबर ये आई है कि वहां पर जो गवर्नमेंट है या अथॉरिटीज के लोग हैं, 1-2 छात्रों को ही भारत के आगे भेजते हैं, बॉर्डर के क्रॉस कराते हैं, बाकी जो और दूसरे देश के छात्र हैं या यूक्रेनियन हैं उनको ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। इस तरह की कोई सिचुएशन आपके फ्रेंड के साथ हुई हो या किसी तरह का मिसबिहेव किया गया हो जो आप तक खबर पहुंची हो अब तक? हाँ जी, अभी मेरे पास एक वीडियो भी शेयर हुआ था। उसमें मेरी जो फ्रेंड है वो एक्चुअली बांग्लादेश की है, जो वहां पे खार्किव बॉर्डर पे पोलैंड बॉर्डर पे पहुंची है। तो उसने एक वीडियो शेयर किया था मेरे साथ। उसमें दिखाया गया कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो उनको जाने नहीं दे रहे आगे, उनको रोक रहे हैं, लड़के लड़कियों दोनों को रोक रहे हैं, आगे नहीं जाने दे रहे। उसने मुझे ऐसे बोला कि वो शायद उनको इसलिए नहीं जाने दे रहे आगे क्योंकि शायद यूएन की मीटिंग में इंडिया ने यूक्रेन का सपोर्ट नहीं किया, शायद इस वजह से, या फिर वॉर कंडीशन इतनी ज्यादा हो रखी है तो इस वजह से ज्यादा लोगों को आने जाने नहीं दे रहे वहां से अभी। लेकिन बच्चे इतना ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, वो उस जगह पे सेफ नहीं है तो वो वहां पे रुकना नहीं चाहते, इसलिए वो वहां से पैदल निकल रहे हैं। क्योंकि टैक्सी और ट्रांसपोर्ट्स वहां पे बहुत महंगे हो चुके हैं। ट्रांसपोर्ट्स के लिए बसेस और कार्स इतनी अवेलेबल नहीं है, और टैक्सी के फेयर्स इतने ज्यादा हैं कि बच्चे वहां पे पहुंच नहीं पा रहे, इसलिए वो वहां से पैदल निकल रहे हैं। लेकिन खार्किव से बच्चे इसलिए नहीं निकल पा रहे क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअसली एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। इवन टैंक्स एंड ऑल जो भी है वो खार्किव के रीजनल एरिया में जहाँ पे लोग रहते हैं, रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहां से घूम रहे हैं। तो उनको तो निकलने से, मेट्रो से, बंकर से निकलने से साफ साफ मना कर दिया है। मतलब एक ये चिंता की बात है कि जो यूक्रेनियन लोग हैं उनका भी थोड़ा सा व्यवहार उन कंट्रीज के लिए क्या बदल रहा है
जो उनको इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, यूक्रेनियन लोग उसको, जो यूक्रेन के नॉर्मल लोग हैं वहां पे जो रह रहे हैं, वो लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को। खाने, मेट्रो में उनको खाना दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं उनसे खाना। जो मेट्रो में फंसे हुए हैं उनको रहने के लिए बंकर्स में जगह भी दे रहे हैं। इंडियन लोग हैं जो वहां पे, वो उनको यूक्रेनियन लोग इंडियन लोगों की काफी मदद कर रहे हैं। लेकिन बॉर्डर पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इंडियन स्टूडेंट्स को या फिर और जो स्टूडेंट्स उनको आगे नहीं जाने दे रहे। पोलैंड साइड से वो लोग अलाउ कर रहे हैं कि आप आ सकते हैं, लेकिन यूक्रेन साइड से वो आगे नहीं जाने दे रहे उनको। ठीक, मैं आ रहा हूं विधि आपसे, और भी कई चीजें जो हम जानना चाहते हैं। बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राम दांगोरी जी, आपका स्वागत है सर। और सवाल ये है कि स्थिति अब बिगड़ रही है, क्या आपको लगता है कि ऑपरेशंस को और तेज हमें करना पड़ेगा? क्योंकि अगर 18-19 हजार हमारे छात्र हैं और अभी तक केवल अगर हम 1000-2000 को वहां से निकाल पाए, क्योंकि एग्जैक्ट डिटेल्स तो धीरे धीरे सामने आ रही हैं, 200-250 शायद पहली बार में आए थे और अब कुछ और लेकर हम वापस आए, तो इसको और तेज करना पड़ेगा हमें अभियान को? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय लगातार इस पर काम कर रहा है और 24 घंटे केंद्र सरकार की जो टीमें हैं इसमें एक्टिव है। और कई विद्यार्थियों को यूक्रेन से सुरक्षित निकाल करके हिंदुस्तान लाया गया है। अभी खंडवा में भी करके दर्शिका श्रीवास्तव करके बच्ची आई है। अभी राजपाल करके एक हमारे खरगोन जिले के स्टूडेंट वहां फंसे हुए हैं, उनसे कल मेरी बात हुई थी, अभी ठीक स्थिति में, और इंडियन एम्बेसी उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। और केंद्र सरकार ने कई प्रकार की गाइडलाइंस भी जारी करी है, बार बार नोटिफिकेशन भेज रहे हैं कि ऐसे रहना है और इस प्रकार से काम करना, सबसे जुड़े रहना, मोबाइल की बैटरी चार्ज होना चाहिए, खाने के लिए अमूलचूल जो भी व्यवस्थाएं होती है वो अपने पास में रखी होना चाहिए। अभी पोलैंड में हाल ही में बिना वीजा के भारतीय छात्रों को उन्होंने एंट्री ओपन कर दी है कि डायरेक्ट विद्यार्थी वहां जा सकते हैं और पोलैंड से भी सीधे हिंदुस्तान आ सकते हैं। रोमानिया से भी विद्यार्थी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी खुद विद्यार्थियों को रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी भी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार पूरी तरीके से विद्यार्थियों के साथ में है और उनसे संपर्क बनाए हुए है। हालांकि यूक्रेन और भारत के संबंध कुछ इतने खासे अच्छे नहीं है कि यूक्रेन सरकार उन पर ध्यान दे। उन्होंने उनको बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है, उन पर किसी प्रकार की कोई वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हमले के ठीक पहले उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों का एक शील्ड के रूप में, उन्होंने कवच के रूप में इस्तेमाल किया। वो चाहते तो इनको पहले फ्री कर सकते थे, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस के नाम पर उनको यूक्रेन में रुका करके रखा और ढाल के रूप में उनका इस्तेमाल करा ताकि रूस यूनिवर्सिटीज पर हमला न कर सके। ठीक, ये एक पॉइंट आ गया। अभय नारायण राय जी, आप लोगों ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया था अपना, उस पर अभी भी पेरेंट्स फोन कर रहे होंगे। कितने बच्चे अभी भी छत्तीसगढ़ के हैं? क्या डिटेल्स आप लोगों को मिल पा रही हैं? किस तरह के फोन कॉल्स आ रहे हैं? क्योंकि अब ज्यादा लग रहा है कि परेशानी बढ़ गई है और पेरेंट्स पैनिक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर इलाके के बहुत सारे बच्चे वहां जाते हैं। करीब 15 से 20 की संख्या में बच्चे वापस भी आ गए हैं और अभी भी लाने का प्रयास वहां से किया जा रहा है। अनुमान है कि संख्या तो मैं निश्चित नहीं बता सकता, लेकिन 50 से ऊपर छात्र अभी वहां पे हैं, जिनके परिजन लगातार छत्तीसगढ़ सरकार ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है, रायपुर में भी और दिल्ली में भी। तो लगातार जो गार्जियन से संपर्क में है और बच्चों से भी संपर्क में है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने यह भी घोषणा कर दी है, मुख्यमंत्री जी ने, कि बच्चों का पूरा खर्चा वो उठाएंगे। पालक परेशान ना हो कि आर्थिक रूप से महंगे हैं या कैसे आएंगे। केंद्र सरकार के माध्यम से आते हैं तो ठीक, अगर ऐसे भी कोई वहां से साधन बनता हो जिससे खर्चे से अपने आ सके तो राज्य सरकार उनका खर्चा उठाएगी। तो छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से उन बच्चों के साथ है जो छत्तीसगढ़ के हैं, उन पालकों के साथ है जिनके बच्चे वहां हैं, और जितना ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार से बातचीत करने का रास्ता हो या बच्चों से बातचीत करके उनको ध्यान दिलाने का काम हो, छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से कर रही है। केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रही है। 2 विमान आ चुके हैं और बहुत जल्द बाकी विमान भी यहाँ पहुंचेंगे। तो हम सब तो यहाँ से यही प्रार्थना करते हैं कि युद्ध भी रुके और हमारे बच्चे सुरक्षित हमारे घर तक भी आए। ठीक, आर.के. झाकड़ जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मैं सर आपके पास भी आऊंगा, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन विधि से 1-2 सवाल और हैं। विधि, यहाँ पर जो बीजेपी के नेता बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई ऐसा है कि आप लोगों को वहां पर ज्यादा दिन रोकने की कोशिश की गई ताकि
यूज हो सके वहां के छात्र। इस तरह की स्थिति क्या फेस की आप लोगों ने? वहां की यूनिवर्सिटीज का रवैया किस तरीके का था? हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने क्लासेस ऑनलाइन कर दी थी, बट हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं हुआ था। हमारी यूनिवर्सिटी में क्लासेस, हमारे जो डीन है, वाइस डीन है, वो कंटिन्यूअसली मैसेज डाल रहे थे कि ये सिर्फ मीडिया वॉर है, ये सीरियस नहीं है, इतना कुछ नहीं होगा, क्लासेस ऑफलाइन ही चलेगी, आप अपनी क्लासेस आइए डेली, नहीं तो आपको वर्क ऑफ दिए जाएंगे, आप एक्सपेल कर दिए जाएंगे यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी कंटिन्यूअसली ऐसे बोल रही थी बच्चों को। यही एक रीजन है कि बच्चे वहां से नहीं निकल पाए। अगर फेब के स्टार्टिंग मंथ में ही जब सेमेस्टर शुरू होता है, तभी अगर यूनिवर्सिटी क्लासेस ऑनलाइन कर देती, तो अभी खार्किव से आधे से ज्यादा बच्चे वहां से निकल गए होते। तब तो फिर वहां पे ऐसी सिचुएशन नहीं होती, इतने ज्यादा बच्चे वहां पे नहीं फंसे होते। बट यूनिवर्सिटी कंटिन्यूअसली ऐसे बोले जा रही थी कि जो भी मैसेजेस आते हैं ग्रुप में, उसमें कंटिन्यूअसली बोली जा रही। हम लोगों ने काफी रिक्वेस्ट की यूनिवर्सिटी से कि सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, सारी एम्बेसीज बोल रही है बच्चों को बच्चे यहाँ से जाइए, आप हमें बोल रहे क्लासेस ऑफलाइन चलेगी, हमारी पढ़ाई छूटेगी, आप क्लासेस ऑनलाइन कर दीजिए जिससे सारे बच्चे यहाँ से जा सके। बट यूनिवर्सिटी ने साफ साफ मना कर दिया। अभी आप कौन से ईयर में वहां पर पढ़ाई कर रही हैं? कब आपने कोर्स ज्वाइन किया था? और अब क्योंकि अब तो वॉर जैसी सिचुएशन है, तो ऑनलाइन क्लासेस क्या पॉसिबल हो पा रही हैं वहां पर? नहीं, अभी मैंने 2018 में ज्वाइन किया था, मैं अभी 4th ईयर में हूँ, और अभी ऑनलाइन क्लासेस तो कुछ भी नहीं हो रहा। इवन जब मैं आ रही थी, वहां से निकली हुई थी 23 तारीख को, उस दिन भी मेरी क्लासेस हॉस्पिटल में लगाई जा रही थी। जब मैं आई थी तभी मेरी क्लासेस छूटी है, उन्होंने तब भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं की थी। इसी वजह से काफी बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं। लेकिन अभी डीन का मैसेज आया कि जैसी सिचुएशन नॉर्मल होती है, वी विल ट्राई टू कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस। तो अभी उसका कोई रीजन बनता ही नहीं है। बच्चे इस चीज का काफी अपोज कर रहे हैं कि अब तो आपको जो करना है आप कीजिए, बच्चे तो ऑलरेडी फंस चुके हैं वहां पे आप लोगों की वजह से। तो इसमें ऑब्वियसली पूरा यूनिवर्सिटी का हाथ है कि यूनिवर्सिटी की वजह से बच्चे वहां से नहीं निकल पाए। विधि, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार जैसे दावा कर रही है कि जो भी छात्र अपने खर्चे पर आना चाहें वो आ सकते हैं, उनको वापस छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से वो पैसा लौटाया जाएगा, उनको फ्री रखा जाएगा इस चीज के लिए पूरी तरीके से। तो क्या ऐसा ऑप्शन है वहां पर छात्रों के पास कि वो अपने खर्चे पर किसी तरीके दूसरे देश में ट्रैवल कर भारत आ सके? इस तरह का कोई ऑप्शन है? ऐसा अभी खार्किव में, जहाँ पे मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स हैं, वहां पे कंटिन्यूअसली एयर स्ट्राइक्स हो रही है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चे कैसे ट्रैवल करेंगे? ट्रांसपोर्ट तो इम्पॉसिबल है वहां पे निकलना। इवन मतलब काफी ज्यादा इम्पॉसिबल ही है ये चीज, क्योंकि बच्चे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। कभी भी एयर स्ट्राइक्स हो रही है, इवन रेसिडेंशियल एरिया में रशियन आर्मी के ट्रूप्स घूम रहे हैं वहां पे। तो खार्किव से वेस्टर्न बॉर्डर बिल्कुल इतना दूर है, ईस्टर्न साइड से सीधा वेस्टर्न साइड कुछ 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो वो इतना ट्रैवल करना तो इम्पॉसिबल है खार्किव के बच्चों के लिए। हाँ, लेकिन जो टर्नोपिल साइड है या फिर लवीव साइड है, उस साइड के बच्चे वहां पे वेस्टर्न साइड पे जा सकते हैं। उनके लिए पॉसिबल है, वो वहां से निकल सकते हैं। ठीक विधि, देखिए आज हमने एक और टॉपिक को छूने की कोशिश की है और मैं चाहता हूं कि उस पर भी आप अपनी बात रखें। वो ये कि इतनी बड़ी संख्या में रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, इन देशों में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आप लोगों को भारत सरकार से क्या सुविधाएं या वो यहाँ पर नहीं मिल पाती हैं? यहाँ कितना महंगा कोर्स आप लोगों को पड़ता है? जब आपने वहाँ ज्वाइन किया तो उससे पहले जाहिर बात है भारत में भी कुछ ट्राई किया होगा, तो यहाँ पर क्या दिक्कतें आई कि लोगों को यूक्रेन जाना पड़ता है, रशिया जाना पड़ता है, इवन बांग्लादेश भी बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए? तो भारत में ऐसी क्या कठिनाइयां हैं कि भारत में नहीं पढ़ते हैं बच्चे? एक्चुअली रीजन ये है कि कट ऑफ, जो कैटेगरीज वाइज कट ऑफ है, वो काफी ज्यादा हाई जाता है बच्चों के लिए। तो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में फीस इतनी ज्यादा है और ऊपर से डोनेशन इतना ज्यादा है, तो बच्चे उस चीज के मुकाबले ये प्रेफर करते हैं कि फॉरेन में जाके पढ़ाई कर सके, क्योंकि फॉरेन में एक्सपोजर ज्यादा है। क्योंकि जैसे यूरोप में, जैसे अगर बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इंडिया से काफी डिफरेंट है। वहाँ पे क्लासेस में भी ऐसा होता है कि हर दिन तुम्हारा टेस्ट होता है, हर दिन तुम्हें एग्जाम देना होता है, एक दिन भी तुम एब्सेंट नहीं हो सकते।
इवन एक क्लास में सिर्फ 12 बच्चे बैठते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, एक क्लास में 12 बच्चे बैठते हैं, जिससे एक प्रोफेसर या फिर एक टीचर हर एक बच्चे पे ध्यान दे सके। और वहाँ की फीस भी इतनी कम है कि 20 से 25 लाख में तुम्हारा सारा कॉलेज 6 साल का जो कॉलेज फीस है वो निकल सकता है। तो इस वजह से ज्यादा बच्चे वहां पे जाना प्रेफर करते हैं। और अगर यूक्रेन से डिग्री करते हैं आप, तो यूरोप में किसी भी कंट्री में, जैसे जर्मनी हो गया, जर्मनी में आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको बस वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज का एग्जाम पास कीजिए और आप वहां पे पीजी भी कर सकते हैं। तो उससे आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है, तो इसलिए बच्चे वहां पे जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिन बच्चों का यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस इतनी ज्यादा है, डोनेशन इतना ज्यादा है, कुछ 1 करोड़ तक लग जाता है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली है वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाती। बिल्कुल, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, ये 1 करोड़ रुपए केवल पढ़ाई करना, सर कोई सामान्य व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता डॉक्टर बनने का देश में। इतना महंगा कोर्स क्यों है ये आज की तारीख में भारत में? देखिए, इसको लेके 2 चीज़ें हैं। हर चीज़ जो है ना एनएमसी के स्टैंडर्ड्स से चलती है भारत में। जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, पहले एमसीआई होती थी, और अभी तो काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन कर दिया है। भारत में भी बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। जब हम लोग एंटर हुए थे तब तो आप मानिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिला के टोटल 6 मेडिकल कॉलेज होते थे, जिसमें सिर्फ 750 सीटें होती थी उस समय। पर आज की तारीख में मध्य प्रदेश में ही भोपाल में 4 मेडिकल कॉलेज हैं, इंदौर में मेडिकल कॉलेज हैं, और 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में अलग हैं। अभी जो आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं खर्चे की, चूँकि मेडिकल की पढ़ाई को आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, लैब्स हैं, उनके जो क्लासरूम्स हैं, जो हॉस्पिटल के खर्चे हैं, उन सब में मिला के देखा जाता है, इसलिए कॉस्ट तो पड़ती है। और जो एनएमसी का स्टैंडर्ड है, आप मान लीजिए कि 750 में से क्वालिफाइंग इस बार 130 मार्क्स, ओनली 130, अगर जो बच्चा 130 नंबर ले आता है वो किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इंडिया में ही एडमिशन पा सकता है। तो सरकार ने और एनएमसी ने काफ़ी सारा रिलैक्स किया हुआ है। उसके बावजूद जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उनको कई देशों ने, जैसे यूक्रेन की बात हो गई, चाइना में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, नेपाल में हैं, बांग्लादेश में हैं, श्रीलंका में हैं, रशिया में हैं, फिलीपींस में हैं, ताइवान में हैं। ये लोग बिना किसी एग्ज़ाम के, बिना किसी स्टैंडर्ड के एडमिशन देते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर कॉस्ट को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में जैसे 1 करोड़ का आपने कहा, तो वहाँ इससे ज़्यादा ही पड़ता होगा। पर वो तो बात यहाँ पे सिर्फ उसकी आती है कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड, उनका कहना है कि 20 से 25 लाख, ये तो सीधा 4 गुना ज़्यादा कोर्स 20 से टोटल 5 साल का 20 से 25 लाख है। हाँ, यहाँ पर विधि बैठी है वो बता रही। मुझे नहीं लगता कि टोटल 5 साल का 20 से 25। विधि थोड़ा क्लियर कर दें इस पर, फीस कितनी है एक बार फिर से? हाँ, 5 साल की जो फीस है, कॉलेज की फीस, वो 20 से 25 लाख में हो जाता है। इवन कुछ कॉलेजेस में इससे भी कम है। और क्वालिफाइंग नीट में क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है वहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। और जो बाकी रहना और जो हॉस्टल का खर्चा वो उसमें इंक्लूडेड होता है? हाँ, हॉस्टल फीस भी इंक्लूडेड रहती है, लेकिन जो अपना पर्सनल एक्सपेंस, जैसे कुछ बच्चे मेस में खाना पसंद नहीं करते, तो उनको मेस की फीस नहीं देनी पड़ेगी। उसके अलावा वो अपना घर पे भी कुकिंग कर सकते हैं। अपना जो फ्लैट, अगर वहाँ पे आप फ्लैट में रहना चाहें तो आप फ्लैट में भी रह सकते हैं, उसमें आप अपना कुकिंग कीजिए। और बाकी सब 20 से 25 लाख में इंक्लूडेड है। धाकड़ जी, देखिए बहुत फर्क है। चलिए, अभी टेक्निकल इशू है, दोबारा आ रहे हैं धाकड़ साहब आपके पास। लेकिन सवाल ये है राम जी कि इतना फर्क है तो देश में जब हमारे यहाँ डॉक्टरों की इतनी कमी है, 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर हो, यहाँ तो 1500 के पार चली जाती है संख्या,
और कुछ कुछ राज्य तो बहुत बुरी स्थिति में हैं। तो फिर 1 करोड़ का नाम सुनकर कोई क्यों डॉक्टर बनना चाहेगा सर? देखिए, हमारे देश में कॉलेजों की संख्या भी कम है वर्तमान में, और उनको एक एग्जाम क्लियर करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। क्योंकि पहले के मापदंड बने हुए हैं। अभी मेरे भी संज्ञान में ये चीज आई है जब से ये यूक्रेन और रूस के बीच में वार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं भी चिट्ठी लिखूंगा इस पे कि जो पहले से चली आ रही स्थिति है कि मापदंड ये होना चाहिए, उसमें शिथिलता ला करके कैसे अपन नए मेडिकल कॉलेजेस को अनुमतियां प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 13 गवर्नमेंट कॉलेज है और 11-12 के लगभग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है। हमारे खंडवा में भी एक मेडिकल कॉलेज है और 6 नए मेडिकल कॉलेज ट्राइबल एरियाज में, जैसे मंडला हो गया, राजगढ़ हो गया, इधर वाले क्षेत्रों में वो संख्या तो सारी चल रही है। लेकिन आपको लगता है कि 1 करोड़ सुन के कोई एडमिशन लेना चाहेगा, वो चाहे एग्जाम क्लियर भी क्यों ना कर दे? 1 करोड़ वाला इशू नहीं है। अगर कॉलेजेस की संख्या कम है तो स्वाभाविक सी बात है मांग ज्यादा होगी, और मांग ज्यादा है तो उसकी फीस ठीक। अभी इस पर हम सर चर्चा जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। चर्चा जारी है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारें अभी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं इन बच्चों के लिए, लेकिन ये बच्चे यहाँ ठहरते, यहाँ पढ़ते, उसके लिए इन सरकारों ने काम क्यों नहीं किया। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।